देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। 5 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, जिसके महासंग्राम का आगाज आज हो गया। तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान किया और मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि बिहार में 3 चरणों में मतदान किए जाएंगे। पहले चरण का मतदान होगा 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा, तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और फिर 10 नवंबर को वोटों की गिनती और उसी दिन तय होगा कि बिहार की सत्ता पर कौन राज करेगा। अब बिहार में एक बार फिर मुकाबला नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए बनाम तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन के बीच है। डेट ऑफ पोल 28 October. Counting of votes 10th November, but that will be for all the phases, right? Date of poll 7th November, 7th November. Counting of votes 10th November. Date of poll 3rd November. Counting, as I said earlier, 10th November. आपको बता दें कि कोरोना काल के बीच इस बार बिहार चुनाव में नया क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वोटिंग की टाइमिंग 1 घंटा ज्यादा होगी, यानी इस बार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट कर पाएगी बिहार की जनता। मतदान के अंतिम समय में कोरोना पीड़ित अपना वोट डाल सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिनके लिए एक अलग व्यवस्था होगी। इसके अलावा चुनाव में 6 लाख पीपीई किट, 46 लाख मास्क, 7 लाख हैंड सैनिटाइजर, 6 लाख फेस शील्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके साथ ही एक बूथ पर 1000 मतदाता होंगे। ये भी जानिए कि 80 साल की उम्र तक के लोग पोस्टल बैलेट से वोट डाल पाएंगे, जो कि अति सीनियर कैटेगरी में आते हैं। घर घर जाकर प्रचार करने के लिए 5 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे और खास बात यह है कि उम्मीदवार अपना नामांकन ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी भर सकेंगे। तो कोरोना काल में पहली बार यहां पर बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। कई बदलाव, लेकिन तैयारियां क्या है? हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्रा जुड़ चुके हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अकु श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी का रुख करूंगी। आशुतोष, कोरोना काल का ये पहला बड़ा चुनाव है जिसका ऐलान हो गया है। क्या क्या तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की गई है और इस बार पूरे चुनाव का पैटर्न क्या होने वाला है? देखिए, चुनाव आयोग ने जो तैयारियां की हैं वो सब लोग जान रहे हैं। 46 लाख मास्क की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा 6 लाख पीपीई किट की व्यवस्था भी चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ हैंड ग्लव्स मिलेंगे। जो भी कर्मचारी चुनाव में लगेंगे उन्हें हैंड ग्लव्स मुहैया कराया जाएगा, सैनिटाइजर मुहैया कराया जाएगा। ये तमाम चीज़ें होंगी। और एक खास बात जो बहुत अच्छी लगी कि जो भी कोरोना पीड़ित हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी और आखिरी आवर में वो जाकर अपना वोट डाल सकेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। तो आमतौर पर ये माना जाता है, आप कभी भी बिहार का इलेक्शन देखेंगी तो ये उत्सव से कम नहीं था और माना भी जाता है कि लोकतंत्र का उत्सव चुनाव को ही कहते हैं, लेकिन ये उत्सव दिखेगा नहीं इस बार। इस बार बहुत सारी परिस्थितियां जो है वो विपरीत चल रही हैं और खासतौर से कोरोना काल में खुद चुनाव आयोग ने गाइडलाइन भी तय कर दिया है कि आप कितने लोगों के साथ आप चुनाव प्रचार करेंगे या फिर जब आप नॉमिनेशन करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो ऑनलाइन नॉमिनेशन होगी। आप समर्थकों के साथ नॉमिनेशन नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ डोर टू डोर कैंपेन करना है तो केवल 5 सहयोगियों के साथ ही आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं और काफ़ी बंदिशों के बीच जो भी प्रत्याशी होंगे वो चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां हैं और इसी बीच आपको लगना होगा, चुनाव करना होगा और करवाना होगा। आपने देखा होगा कि काफ़ी पहले से जेडीयू और बीजेपी, खासतौर से कहें तो एनडीए की बात करें तो एनडीए वर्चुअल माध्यम से चुनाव प्रचार में जुट गई थी। उन्हें पता था कि डायरेक्ट लोगों से मिल नहीं पाएंगे तो वर्चुअल माध्यम ही एक बेहतर माध्यम होगा। और स्वाभाविक तौर पर जबकि आरजेडी इंतजार कर रही थी कि चुनाव आयोग की तरफ से परमिशन मिलेगा, वो नेता डोर टू डोर जाएंगे,
लेकिन वो हालात अभी दिखे नहीं, क्योंकि आरजेडी के नेताओं ने पहले ही कह दिया था कि जो उनके वोटर हैं वो वर्चुअल नहीं है, वो वर्चुअल मीडियम के जरिए उनसे जुड़ नहीं सकते हैं, उनके वोटर एक्चुअल हैं। और जब तक वो डायरेक्ट संपर्क में नहीं पहुंचते हैं अपने वोटर के, तो ऐसे में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक परेशानी आरजेडी के सामने दिखी। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि तेजस्वी यादव ने कोई बड़ा वर्चुअल माध्यम के जरिए कोई भी बड़ा कैंपेन नहीं किया है। हाँ, इतना जरूर है कि आरजेडी की तरफ से व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर अपने नेता की बातें जरूर भेजी जाती हैं, तेजस्वी यादव का मैसेज भेजा जाता है, लेकिन कोई भी सीधा संवाद जो है वो बड़े पैमाने पर तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं किया गया है। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आने वाले समय में जो पीएम अपना चुनावी कार्यक्रम करेंगे वो भी वर्चुअल मीडियम के ही जरिए करेंगे। तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और अब मुझे लगता है कि उतना समय भी नहीं बचा है कि आप बहुत ज्यादा आप कैंपेन कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि एनडीए इस मामले में, कैंपेन के मामले में एनडीए कहीं ना कहीं महागठबंधन से आगे रही। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने बीते दिनों एक बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने बिहार क्रांति महासम्मेलन भी किया था, वर्चुअल माध्यम से किया था। कांग्रेस ने शुरुआत जरूर की थी, लेकिन बाकी महागठबंधन दोनों ही दलों की तरफ से पूरी हैं। वाकई चुनौतियां बहुत सारी है इस बार विधानसभा के चुनाव में बिहार में कोरोना की वजह से, लेकिन चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरी तरह तैयारियों के साथ खड़ा जरूर है। लेकिन अकुश श्रीवास्तव जी, आपका रुख करते हैं। आप बिहार की राजनीति को बहुत ही करीब से जानते हैं। हमने देखा इस पूरे टाइम पीरियड में, कोविड के टाइम में खराब स्वास्थ्य सेवाएं या उससे पहले भी जॉब हो गया, बिजनेस लॉसेस को लेकर लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा काफी है। अब क्या लगता है आपको, किसका पलड़ा भारी है इस चुनाव में? मेरे ख्याल से आवाज मेरे पास नहीं आ रही है कुछ। हेलो अकु जी, सुन पा रहे हैं अब हमें ठीक से? हाँ, आप बताइए। हाँ, आप सुन पा रहा हूँ। किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं अकु जी? खराब स्वास्थ्य सेवाएं, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, लोगों में सरकार के प्रति काफी गुस्सा है। नहीं, सरकार के प्रति गुस्सा है, लेकिन इस गुस्से को भी तो निकालना होगा ना। तो इस गुस्से को निकालने का जो काम आरजेडी, कांग्रेस और बाकी विपक्ष को करना चाहिए, वो घर बैठ के तो नहीं हो सकता है। कोरोना काल में अगर जेडीयू की विफलताएं थी, सरकार की विफलताएं थी, नीतीश कुमार, सुशासन बाबू की विफलताएं थी, तो विफलताएं उजागर करने के लिए भी तो कुछ मशीनरी चाहिए, कुछ लोग चाहिए, कुछ काम करने वाले आदमी चाहिए। लेकिन अगर वो दिल्ली, बंबई में या कोरोना के डर से घर के बैठ करके काम करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? सबसे बड़ी दिक्कत यही हुई है कि आरजेडी के साथ में जो मुख्य विपक्षी दल है वो इस काल में सामने ही नहीं आया, ना उसके कार्यकर्ता आए, ना ही उसकी बातचीत आई। और वो जो संदेश होना चाहिए, जो लड़ाई का मूड होना चाहिए, मतदाताओं के पास जाना चाहिए कि सरकार विफल है, तो जब वो उसको बता ही नहीं पा रहे हैं, तो जो दूसरा पक्ष है वो अपनी सफलता ही गिना पाएगा कि हमने पुल बनवाए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, हमने कोरोना में लड़े नहीं लड़े लेकिन अच्छा किया। तो वो सब जो अच्छाई है वो ज्यादा दिखेंगी। और एक तो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि नीतीश कुमार इस चीज में माहिर हैं, 3 बार चुनाव इसी के बल पे जीत चुके हैं। जब भी चुनाव आता है तो लालू यादव का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। उनके अत्याचार का जो पिछले 15 साल पहले से पहले जब हुए थे, तो उनके अत्याचार लोगों के दिमाग में इतने रहते थे कि इस पूरी स्थिति में हम सुशासन बाबू बनाम महागठबंधन को अगर देख रहे हैं, अब नीतीश एक ऐसा चेहरा है जो कि जितना भी अगर आप नजरअंदाज करें, एक अच्छा चेहरा बिहार में बनकर जरूर उभरा है। लेकिन अगर हम उसके बनाम तेजस्वी यादव को देखें या महागठबंधन को देखें, उनके पास ऐसी क्या ताकत हो सकती है या ऐसा क्या चेहरा है, क्या ऐसा पॉइंट है जो कि वो लोगों के सामने पेश कर सकते हैं इस बार के चुनावों में? यही तो मैं कह रहा हूं कि जब तक लेसर इवल रहेगा,
तो लेसर इविल वाला ही जीतेगा। तो नीतीश कुमार से बड़ी अच्छे काम करने वाले संघर्ष के तौर पर तेजस्वी यादव, मैं नाम लेके कह रहा हूं, तेजस्वी यादव जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक बिहार में ऐसी ही स्थिति में जो छोटा मोटा अच्छा काम होगा वही बड़ा माना जाएगा, वही बढ़िया माना जाएगा और उसको सब लोग मानेंगे बहुत अच्छा किया है। इस बीच में जितने भी काम किए, खासतौर से शराबबंदी के काम को लेकर के नीतीश कुमार की बहुत सराहना होती रही है और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के, लेकिन नीतीश कुमार से जितनी उम्मीदें मतदाता तीसरे कार्यकाल में कर रहा था वो उनसे पूरी नहीं होती दिखी थी। कोरोना को लेकर के भी उन्होंने बहुत सारा, जितना तेजी से और जितना तत्परता से मेडिकल फैसिलिटीज को लाना चाहिए था वो शायद उस काल का प्रयोग नहीं कर पाए जब लॉकडाउन था। तो इस स्थिति में जो है वो नीतीश कुमार, मैं फिर उस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, लेसर इविल के तौर पर जो अच्छा उपलब्ध, जो सबसे उपलब्ध बढ़िया सामान है वो नीतीश कुमार ही हैं, सुशासन बाबू हैं और सुशासन की मोहर अभी उनकी चलती रहेगी, ये मेरा पक्का विश्वास है। क्यों? क्योंकि आरजेडी और आरजेडी में तेजस्वी यादव किस तरह वहां पर भुगता जाएगा? नहीं, खामियाजा तो देखिए जनता को ही भुगतना होगा। जनता के पास जो उपलब्ध चीजें हैं उसी में उसको एक चुनना है, आरजेडी चुन ले, तेजस्वी यादव चुन ले या नीतीश कुमार चुन ले। तो इन दो में जब चयन की बात आएगी तो नीतीश कुमार ने बहुत अच्छी तरीके से और पिछले 5 साल में चालाकी से कहिए कि आरजेडी का बेस तोड़ा है, आरजेडी के नेताओं को तोड़ा है। और बेस तोड़ा है मतलब जो मुसलमान और यादव का जो समीकरण था वो तक तोड़ दिया है। यादव के वोट बैंक में थोड़ा वोट बैंक तो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा और बाकी मुसलमानों का जो वोट बैंक था, जो हमेशा एक मुश्त में माना जाता था कि आरजेडी के पास रहेगा, लेकिन वो उसको काफी हद तक, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए, जो रणनीतिक खेल समझदारी नीतीश कुमार ने दिखाई है वो अद्भुत है। और उसी लिए उनकी जीत, मैं आज की तारीख में भी कह रहा हूं, तमाम विफलताओं के बाद भी, बेरोजगारी के लेवल पर, कोरोना को लेकर, जब जो लोग बेचारे मजदूर इधर उधर से लाखों की तादाद में बिहार आए, उनकी त्रासदी को लेकर, उनकी बर्बादी को प्रोजेक्ट करती अपनी तरफ से तो शायद तस्वीर थोड़ी अलग होती। नहीं, महागठबंधन में अगर तेजस्वी यादव अपने जो पिताजी के सहयोगियों को ही थोड़ा सा आगे रखते, अपने आप को आगे रखते, कोई भी इसमें ऐसा नहीं, चाहे वो रघुवंश बाबू रहे जो अभी जिनका निधन हो गया, अब्दुल बारी सिद्दीकी रहे या और जो भी नेता रहे, वो कोई भी ऐसा नहीं चाहता था कि नंबर 1 की स्थिति में मैं रहूं। चेहरा हमेशा, क्योंकि यादव वोट बैंक सबको पता है किसके सहारे है, वो लालू यादव के सहारे है, लालू यादव के पीछे तेजस्वी यादव हैं। तो तेजस्वी यादव तो एकमात्र विकल्प के तौर पर है, वैसे ही जैसे कि कांग्रेस में सोनिया गांधी के बाद राहुल विकल्प पर है या प्रियंका विकल्प पर है या गांधी परिवार विकल्प है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगता है, जो नेता हैं उनको भी लगता है, जैसे जगदम्बा बाबू होते तो अगर वो हमेशा तेजस्वी का नाम इसलिए लेते थे, उनको पता है कि उनके बाद मेरा नाम है। अब्दुल बारी सिद्दीकी हमेशा तेजस्वी का नाम लेते थे, उनको पता है कि उनके बाद वो उनका नंबर लोग समझेंगे, पब्लिक परसेप्शन में होगा। लेकिन अगर मान लीजिए वहां पर अध्यक्ष कोई और उनके पिताजी का सहयोगी बना दिया जाता या वो आगे होता, तो दूसरा आदमी, जो दूसरा और नेता है तेजस्वी के अलावा, वो अपने आप को तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे पाता। तो ये एक बड़ी रणनीतिक खेल होता है राजनीतिक दलों में, जो किसी एक ऐसे को स्वीकार करते हैं जो वहां का सर्वमान्य नेता होने की खासियत रखता है, तमाम कमियों के बावजूद। तो इसीलिए कांग्रेस हो या आरजेडी हो, दोनों में जो एक परिवार का व्यक्ति होगा वही नेता माना जाता है और वही मुझे भी लगता है कि पार्टी चलाए रख सकता है। शुक्रिया अकुश श्रीवास्तव आपका हमारे साथ जी बिजनेस पर शामिल होने के लिए, हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। आशुतोष, आपका बहुत शुक्रिया। तो बिहार विधानसभा चुनावों पर का ऐलान तो हो गया, बिगुल बज गया है, धीरे धीरे अब इस पे और भी गतिविधियां देखने को मिलेगी। लेकिन इस बीच चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, जरा ये सुन लेते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता एनडीए को बहुमत दिलाएगी, नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे
और इसके दो कारण बहुत साफ हैं। एक तो जो बिहार सरकार में जदयू और भाजपा की सरकार ने एलजेपी के साथ मिलकर जो काम किया है, और इसके साथ जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बिहार के लिए काम किया गया है। आपने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री साफ साफ कहते हैं, जब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, और पूर्वी भारत के विकास के लिए बिहार का विकास होना जरूरी है। तैयार है, और खास तौर पे बिहार की जनता जो है वो तैयार है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान बेरोजगार हो, या बिहार का गरीब हो, बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार परिवर्तन होकर के रहेगा। 15 साल तक इन लोगों ने जो है जनता का शोषण करने का काम किया। रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए लोगों ने जो पलायन किया है, लोगों में भारी आक्रोश है। हर 4 घंटे पे जो मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, उसका जवाब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो है नीतीश कुमार जी को, एनडीए की सरकार को देना पड़ेगा। हर कोई जो है इस सरकार से छुटकारा चाहता है। हम मुख्य चुनाव आयोग के फैसलों का स्वागत करते हैं, जिसमें बिहार में 3 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की गई है। इसका बहुत बहुत स्वागत है।